बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट चैप्टर का हम स्टार्ट लेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स सेकेंड ईयर। न्यूक्लियस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, न्यूक्लियर के साइज के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, उसके स्ट्रक्चर को आप डिस्कस करना चाहते हो, न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, तो ये सारी जो फिजिक्स है, ये सारी जो नॉलेज है, आप जिस ब्रांच में हासिल करोगे वो आपके पास क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? सिंपल, ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को। ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about न्यूक्लियस, जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स है उसके बारे में, न्यूक्लियर से किस तरह की रेडिएशंस निकलते हैं उसके बारे में, न्यूक्लियस में कितने फोर्सेस हैं उसके बारे में, ठीक है, और कौन सी एनर्जीज जो है वो इनके एसोसिएटेड है, या हम इनसे कितनी तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? तो हमने सबसे पहले समझना है किसको? न्यूक्लियस को। अगर आप देखिए, ये आपके पास न्यूट्रॉन है, ये आपके पास प्रोटॉन है, और इसके इर्द गिर्द कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन, this is neutron, this is proton। ये पूरा आपके पास एटम है। हमारा काम एटम के साथ नहीं है, हमारा काम किसके साथ है? न्यूक्लियस के साथ। ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या है? ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ये एटम का मरकजी हिस्सा है। कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है कंबाइनली, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो वो आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -10, तकरीबन इतना है। न्यूक्लियर साइज की बात करें तो आपके पास है 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस जो है उसमें टोटल 2 फोर्सेस हैं। एक आपके पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक आपके पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और एक आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर।
और कितनी न्यूट्रॉन है उसको ऑलरेडी हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन की तादाद जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, न्यूट्रॉन को किस से, N से, और A जो है वो आपके पास क्या है, मास नंबर है। A आपके पास क्या है, मास नंबर। अगर हम N मालूम करना चाहते हैं तो N इज इक्वल टू A माइनस Z। A आपके पास है Z प्लस N। अब इसके बाद आइसोटोप्स हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं, इसको आप लोग सीख ले। व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप atoms of same element having same atomic number but different mass number. Atom of same element having same atomic but different mass number. Atoms of same element having same atomic but different mass number. Atoms of same element, सेम एलिमेंट अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन मैंने लिया उसका प्रोटियम H11, H21, H31, इसके अगर आप देखें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, मुख्तलिफ है, तो ये बेसिकली इसकी क्या है, आइसोटोप्स है। दिस इज प्रोटियम, ये आपके पास प्रोटियम है। दिस इज ड्यूटियम, ये ड्यूट्रियम है। दिस इज ट्रीटियम, ये आपके पास क्या है, ट्रीटियम है। आइसोटोप्स फिर दो तरह के हैं, एक आपके पास है नेचुरल आइसोटोप्स, एक आपके पास है नेचुरल आइसोटोप, और एक आपके पास है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो आपके पास नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो आपके पास मैन मेड है, मतलब हम इसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। और इन दोनों में फिर रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनसे रेडिएशंस निकलती है। क्या निकलती है, रेडिएशंस। ठीक है, एटम को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। अब प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप प्रोटॉन की बात करो तो उसका चार्ज है प्लस 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अच्छा अब मैंने फिर एटॉमिक नंबर के बारे में बता दिया। हम मेन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, पार्टिकल्स इसमें स्टडी करेंगे, रेडिएशन, फोर्सेस, एनर्जीज, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सारी चीजें हमने कहां पे स्टडी करनी है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स में। और फिर आइसोटोप क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब इसके बाद आपके पास जो मेन टॉपिक है, दिस इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ? मास स्पेक्ट्रोग्राफ आपके पास एक डिवाइस है जिसके जरिए हम चार्ज की मास को भी फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट आइसोटोप्स जो है उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। डिवाइस यूज्ड टू फाइंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, डिवाइस यूज्ड टू फाइंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड आल्सो यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जो है वो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज particle in magnetic field. Work on principle of deflection of charge particle in magnetic field. Magnetic field में
चार्ज पार्टिकल किस तरह डिफ्लेक्ट करता है, ये बेसिकली इसका क्या है, वर्किंग का प्रिंसिपल है। ठीक है, इसका काम है जो चार्जेज है उनके मास को फाइंड करना और इसके अलावा सेपरेट करना किसको, जो आपके पास आइसोटोप्स है उनको क्या करना से, जैसे कि प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, इनको आपस में किसके जरिए सेपरेट किया गया है, इस डिवाइस के जरिए सेपरेट किया गया है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस चीज के ऊपर कंसिस्ट होता है, थोड़ा उसको देख लें। एक आयन सोर्स होता है, इवैक्यूएटेड चेंबर होता है, आयन सोर्स होता है, इवैक्यूएटेड चेंबर, आयन सोर्स, इवैक्यूएटेड चेंबर, बैटरी, मैग्नेटिक फील्ड, बैटरी, मैग्नेटिक फील्ड, एक आपके पास डिटेक्टर होता है, ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती है। अब इधर देखें, ये हमारे पास है, क्रॉस का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज या इनटू द बोर्ड। अब इसको अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे हमारे पास फिलामेंट लगा होता है, नीचे हमने इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट की है। जब ये फिलामेंट, या इसको फर्नेस भी कुछ बुक्स में लिखा है, जब ये गर्म हो जाता है तो यहां से आयंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आयंस। ये आपके पास डिटेक्टर है। क्या है? डिटेक्टर। इसका काम डिटेक्शन है, या स्क्रीन भी कुछ बुक्स में लिखा है। अब इधर देख ले, जब यहां से आयंस निकलते हैं, देखें वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। पहले तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे बैटरी लगी है। पहले आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे चूंकि बैटरी लगी है, वो इस फिलामेंट को गर्म कर लेती है। गर्म करने के बाद यहां से कौन निकलते हैं? आयंस निकलते हैं। अब इधर देखें, अब इसमें कुछ आयंस जो है वो ये पाथ रेडियस कवर करते हैं, कुछ ये कवर करते हैं, कुछ आपके पास ये कवर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, वो इसको डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्ट। अब इसमें फर्ज करिए आपके पास प्रोटियम है, ये आपके पास ड्यूट्रियम है, ये आपके पास क्या है? ट्रिटियम। ये H11, ये H21 और ये आपके पास H31। अब ये सेपरेट जो है, इसको इसने क्या कर, सॉरी ये आइसोटोप्स जो है, इसको इसने क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। इसके ये डिवाइस हमें बेसिकली इन चीजों के बारे में बताती है। अगर फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर मैं कुछ और बताऊं, हीलियम, अगर मैं बताऊं हीलियम के आइसोटोप, तो आप मास स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए इसको क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसमें हम रेडियस मास का रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? देखें, यहां पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, वो आपके पास क्या है? QVB, या F इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन है तो EVB। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और चूंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये इसको कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के बराबर है? FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। मतलब जो भी चीज सर्कल में घूमती है उसमें कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो आपके पास बराबर है किसके? mv² डिवाइडेड बाय r के। मैग्नेटिक फोर्स देखे, आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था कि चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये उसकी वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, तो इसके ऊपर क्या चीज लगेगी? फोर्स लगेगी। ठीक है, तो वो
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को आपस में कंपेयर कर लो तो एफ बी बराबर है एफ सी के, एफ बी बराबर है किसके? क्यू वी बी, और ये बराबर है किसके? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर के। तो एक वी इसके साथ कैंसिल हो गई, आपके पास आ गया क्यू बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाय आर। आर को इधर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास क्या बन जाएगा? क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, यहां से वी निकाले, वी इज इक्वल टू के क्यू आर बी डिवाइड बाय एम। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर ए। अब आप क्या करें? ठीक है, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है, इसके पास कौन सी एनर्जी? इसके पास वोल्टेज होता है, ये वर्क करता है चार्ज पार्टिकल पे। देखें वोल्टेज की डिफिनीशन क्या है? V इज इक्वल टू W डिवाइड बाय क्यू। क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर ले, W इज इक्वल टू क्यू V। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखें जब इसको ये एनर्जी मिल जाती है इस चार्ज पार्टिकल को, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, मतलब वो एनर्जी जो यहां से इलेक्ट्रॉन या आयंस को क्या कर लेता है? निकाल लेता है। तो इसके बाद चार्ज पार्टिकल मोशन करता है, तो मोशन के दौरान उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। तो यहाँ पे जो एनर्जी है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वो काइनेटिक होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लो, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। तो क्यू वी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई कर लें, 2 क्यू वी, इस वी को आप इसके साथ काट नहीं सकते, ये वोल्टेज है, ये आपके पास स्पीड है, ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर। इसको अभी डिवाइड कर लें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू वी डिवाइड बाय एम। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ले लूं, ये इसके ऊपर क्या ले लूं? स्क्वायर। ये भी वेलोसिटी है, वो भी वेलोसिटी है, तो आपके पास बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। ये भी वी स्क्वायर है, ये भी वी स्क्वायर है, दोनों को आपस में कंपेयर कर लो तो आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। एम के साथ कैंसल, क्यू के साथ कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा 2 V इज इक्वल टू क्यू बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अब अगर आपने यहां पे R निकालना है तो M को यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 2VM, और इसको डिवाइड कर लो किस पे? क्यू बी पे, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि सिंपल R मैंने लिखा है डिवाइड बाय क्यू बी मैंने लिखा है R, हमने यहां से R निकालना है, सॉरी ये आपके पास R है, R स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मतलब यह है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ है, इसमें आपने इक्वेशंस को याद रखना है कि रेडियस जो है उसका मास के साथ क्या रिलेशन है, चार्ज के साथ क्या रिलेशनशिप है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये सारी चीजें जो है आपने इस टॉपिक में क्या करनी है? याद करनी है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रिक्शन और रेडियो एक्टिविटी, ये जो टॉपिक्स हैं आज हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, व्हाट इज मास डिफेक्ट? अब थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए आप कंसिडर कर लें कि मेरे हाथ में इस वक्त ये जो 3 पेन आपको नजर आ रहे हैं, ये पहले अलग अलग है।
ठीक है, फर्ज करें आपके पास ये मास है और ये भी आपके पास मास है। आपने इन दोनों का अलग अलग मास निकाला, फिर उसको टोटल किया। फर्ज करें ये आपके पास था 2 माइक्रोग्राम और ये आपके पास था 2 माइक्रोग्राम, ये इनका अलग अलग मास था। जब आपने इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो इससे एक बड़ा मास बन गया। कंबाइन मास देखिए, ये तो इंडिविजुअल मास है, ये आपके पास आ रहा था 4 माइक्रोग्राम। जब आपने इसको कंबाइन किया, ये फर्ज करें आपके पास आ रहा था 3.9 माइक्रोग्राम। ये देखिए ये 0.1 माइक्रोग्राम कम आ रहा है। इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। कि जब भी आप इंडिविजुअल न्यूक्लियाइस का मास लोगे, देखिए इंडिविजुअल न्यूक्लियाइस का आपने मास लिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये आपके पास जो न्यूक्लियाई है, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उसका जो मास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब आप इसको कंबाइन लोगे तो ये आपके पास ग्रेटर होगा किससे? जो आपके पास m है, m आपके पास कौन सा मास है? कंबाइन मास है। कौन सा मास है? कंबाइन। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। मैं आपको एक और मिसाल के जरिए समझाता हूं। फर्ज करें आपके पास दो आप लोग रोटियां बनाते हो तो उसमें आप लोग छोटे छोटे वो जो रोटी के लिए क्या बनाते हो? पहले आप लोग उसको गोले कहते हो कि क्या कहते हो? आप सबने रोटियां बनाई होगी। वो पेड़े हम कहते हैं पश्तो में। वो जब हम बनाते हैं अलग अलग, देखें आप कंसिडर कर लें कि ये एक वो जो फ्लोर से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, पश्तो में हम उसको दूड़ा बोलते हैं। ये हमने एक बनाया है, हमने दूसरा बनाया है। जब हमने अलग अलग इसका मास किया है तो ये आया है फॉर एग्जांपल 4 माइक्रोग्राम, लेकिन जब हमने इसको कंबाइन किया है तो ये आपके पास थोड़ा कम आ रहा है। इंडिविजुअल मास ऑफ न्यूक्लियन जो है वो कंबाइन मास से थोड़ा क्या आ रहा है? कम। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। ठीक है, द डिफरेंस in individual masses of nucleons and combined masses। the difference न्यूक्लियाइड यहां पे लेके, न्यूक्लियाइड किससे बनता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे फर्ज करें आपके पास न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसको हम कहते हैं Nn, और इसका मास कितना है? इसको हम कहते हैं Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपके पास है Nn, नंबर ऑफ Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड Mp, मास ऑफ प्रोटॉन। जब आप इसको अलग अलग लोगे, इसका जो मास है वो कंबाइन से क्या आएगा? कम आएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m आपके पास कौन सा मास है? कंबाइन मास है। क्या है? कंबाइन। अब आप सोचेंगे कि ये कम क्यों आ रहा है? याद रखें, ये कम इसी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको एक एनर्जी आपस में बाउंड करती है। थोड़ा सा जो मास है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ठीक है, देखें मास में जो कमी आ रही है, मैं आपको कहता हूं कि यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन थे और यहाँ पे 10 प्रोटॉन थे।
जब मैंने इसका एक न्यूक्लियाई इसकी बनाई, तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इन सबको कोई जो है आपस में बाइंड रखता है, जोड़ के रखता है। तो वो थोड़ा जो मास कम आ रहा है वो उस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसको कहते हैं? आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसके दो मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें यहां पे न्यूट्रॉन है, यहां पे प्रोटॉन है। आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हो, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इन सब के दरमियान एक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप चाहते हो कि मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ूं, या इस न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए जो एनर्जी, न्यूक्लियन को जो एनर्जी आपस में बाउंड रखती है, या सिंपल वो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड न्यूक्लियंस टुगेदर, वो एनर्जी न्यूक्लियंस को आपस में क्या रखती है? बाउंड रखती है। या सिंपल द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियंस, टू सेपरेट न्यूक्लियंस फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, the energy required to bound nucleons together, the energy required to bound nucleons together, वो एनर्जी जो आपके पास रिक्वायर्ड है कि वो न्यूक्लियंस को आपस में क्या कर ले? बाउंड कर ले, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड न्यूक्लियंस टुगेदर, वो एनर्जी जो न्यूक्लियंस को आपस में बाउंड रखती है, या सिंपल वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है जिसके जरिए हम न्यूक्लियंस को आपस में क्या कर ले? सेपरेट कर लें। क्या कर ले? सेपरेट कर लें। आपके पास एक फार्मूला है, डेल्टा एम डेल्टा ई is equal to delta mc square। अब इसमें अगर आप देखें, डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेल्टा एम के। जितना इन सब का मास ज्यादा होगा, उतना इसको बाउंड रखने के लिए या उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगी? ज्यादा एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। यहां पे अगर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो एक तो तादाद है, तादाद के साथ साथ उसका मास है। जितना मास ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। एक घर में 2 बंदे रहते हैं और एक घर में 20 बंदे रहते हैं। तो आप मुझे बताएं कि 20 बंदों को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी या 2 को? 20 को। 20 को ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, 2 को नहीं, क्योंकि 20 जो है उनकी तादाद भी ज्यादा है, उनका मास भी ज्यादा है, उनमें फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, तो आपसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, तो अब आपके पास फार्मूला है। हाँ, एक चीज ये भी अंडरस्टैंड कर लें कि जितनी उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना वो आपके पास क्या होगा? स्टेबल होगा। डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी की। जितनी ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब ये उतना स्टेबल है। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं। अभी अमेरिका ने अटैक किया है ईरान के ऊपर। अब जितना वो ज्यादा देर लगाएंगे ईरान को तोड़ने में, तो इसका मतलब ये उतना ही क्या है? स्टेबल मुल्क है, जो कि नहीं लगता है कि वो उसको तोड़ सकेंगे। ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल, आप 2 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में आपस में लड़ पड़े हैं। अब आप 2 घंटे में उसको आपस में छोड़वा नहीं रहे हो, तो इसका मतलब दे आर मोस्ट स्टेबल, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है दोनों में। ठीक है। अच्छा, डेल्टा ई बराबर है, डेल्टा एम की जगह पे आप क्या लिखोगे? एनपी एमपी प्लस एन एन एम एन माइनस एम, और यहां पे क्या लिखोगे?
c²। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। अब इसके बाद आपके पास है पैकिंग फ्रिक्शन। एक मैंने आप लोगों को मास डिफेक्ट का बताया। ठीक है, दो मेरे पास बाल है, मैं उनसे एक बाल बनाना चाहता हूं, तो दो जो अलग अलग बाल है उनका मास ज्यादा होगा उस एक कंबाइन बाल से। क्यों? क्योंकि वो उस दो बाल को जब मैं एक बनाना चाह रहा हूं तो उसको जो एक फोर्स आपस में बाउंड रखती है, जो एनर्जी, वो थोड़ा सा मास उसमें जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद है आपके पास पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन, पैकिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब डेल्टा एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय, यहां पे इन लोगों ने लिखा है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ए। डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रिक्शन। और डेल्टा एफ बी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, डेल्टा एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट है वो आपके पास आयरन है, उसका जो पैकिंग फ्रिक्शन है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जिस भी एलिमेंट में जो न्यूक्लियॉन्स है उसको अगर आप तोड़ना चाहते हो, एक दूसरे से जुदा करना चाहते हो, तो जितनी ज्यादा उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उतना वो आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, NP प्लस NN माइनस MC² डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पैकिंग फ्रिक्शन है। क्या है, पैकिंग फ्रिक्शन। रिडक्टिविटी का जो फिनोमेना है उसे 1896 में 1896 में जिस बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम था हेनरी बेकरल। ठीक है, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका मतलब क्या है रेडियो एक्टिविटी का, हमारी जो कायनात है उसमें ऐसे, या हमारी जो अर्थ है उसमें ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद है जो बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के उनसे क्या चीज निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं। तो इस फिनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सर्टन अनस्टेबल न्यूक्लियाई, या द स्पॉन्टेनियस, इस तरह भी लिख सकते हो, द स्पॉन्टेनियस and uncontrolled, the spontaneous and uncontrolled emission of radiation, the spontaneous and uncontrolled emission of radiation from certain unstable nuclide
spontaneous and uncontrolled emission of radiation from certain uncontrolled nuclei without any external help. इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएक्टिविटी। और जिन एलिमेंट से ये रेडिएशन निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये आपके पास कौन सा एलिमेंट होता है जिनसे क्या निकलती है? रेडिएशंस। और रेडिएशंस कौन से निकलते हैं? या निकलेगी अल्फा, या निकलेगी बीटा, या निकलेगी गेमा। सबसे पहले जिस बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, जिस बंदे ने इसको कंफर्म किया था, उसका नाम था हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल काम कर रहा था यूरेनियम साल्ट के ऊपर। उसने यूरेनियम साल्ट को एक पेपर में रखा था, ठीक है, और फिर इसको डे टाइम स्टडी किया और इसको नाइट टाइम में भी स्टडी किया गया। दोनों टाइम पे उसने एक चीज नोट की कि जो पेपर है उसके ऊपर यूरेनियम साल्ट जो है जब हम इस पे रख लेंगे तो उसके ऊपर उसने इसको ब्लैकिश किया है। उस कागज के ऊपर निशानात है और वो निशान क्या चीज शो कर रहे थे कि ये जो यूरेनियम साल्ट है ये आपके पास क्या है? रेडियोएक्टिव। इसके बाद मारी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने दो और एलिमेंट्स जो है पोलोनियम और रेडियम, इसके बारे में बताया कि ये आपके पास क्या है? रेडियोएक्टिव है। अब रेडिएशंस क्यों निकलती हैं? अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई में अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो 1 के बराबर है, तो ये न्यूक्लियाई जो है ये आपके पास स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। या अगर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से कम है तो फिर भी आपके पास क्या है? स्टेबल है। लेकिन अगर इसकी प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो या जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 82 हो, तो फिर यहां पे जो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर उसके कंट्रोल में ये नहीं होता है कि इनको यहां पे क्या रखे? बाउंड रखे। ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इनसे क्या चीज निकलेगी? रेडिएशंस निकलेगी। तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी फिर दो तरह की, एक नेचुरल होती है, जैसे आपके पास यूरेनियम है U-238 92, इनसे बन गया है U-234 90 प्लस He42 प्लस। क्यों? ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस है। हम आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करें यूरेनियम U-235 92 प्लस, ये बन जाएगी U-236 92 और फिर स्प्लिट होगी किस में? बेरिलियम 141 56 प्लस क्रिप्टॉन 92 36 प्लस क्यों प्लस 3 न्यूट्रॉन। ये आपके पास आर्टिफिशियल। इसमें हमने एक न्यूट्रॉन जो है उसको हिट किया किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर। जैसे एक बड़ा घर होता है, मतलब एक छोटा घर है, उसमें तादाद पहले बहुत कम है तो घर को कंट्रोल करना बहुत इजी होता है अब्बू के लिए। लेकिन जैसे ही उसके बच्चों की शादियां हो जाती है, उनके भी फिर बच्चे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 5 बच्चे हैं और मैं उन 5 बच्चों की शादियां भी करवा दूं, उनके भी 5-5 आ जाए। पहले हम जिस घर में रहते थे अब हम उसमें नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पे अनस्टेबिलिटी होगी। ठीक है, एक कमरे में हम 5 कमरों में 5 बंदे पहले रहते, 5 नहीं 10 रहते थे। अब जो है 10 के में 50 में आप जरा दे दो, हर एक के 5-5 है तो 50 बंदे को तो आप उस घर में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब अलग अलग फैमिलीज आप उसकी बनाओगे। इस तरह रेडियोएक्टिविटी भी में इस तरह है कि आपके पास एक न्यूक्लियाई है, उसकी अगर तादाद 82 से कम है तो बहुत अच्छी फैमिली है, वहां पे गुजारा हो रहा है। 82 से जैसी भी ग्रेटर हो गई फैमिली जो है उसमें अब गुजारा नहीं हो रहा है, वो स्प्लिट होगी।
खुद को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने कहा कि इनसे पहले जो ये आपके पास है हेनरी, उसको ये पता नहीं था कि वो ये कह रहा था कि इनसे क्या निकलती है रेडिएशन, उसको ये पता नहीं था कौन सी निकलती है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस यूरेनियम साल्ट को उसने बंद किया एक लीड बॉक्स में, यहां पे आपके पास यूरेनियम है, फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ गए, कुछ आपके पास नेगेटिव की तरफ गए, ठीक है। तो जो पॉजिटिव की तरफ चले गए उसको हम कहते हैं बीटा, जो नेगेटिव की तरफ चले गए उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक है। रदरफोर्ड ने हमें अल्फा और बीटा के बारे में बताया। रदरफोर्ड के बाद आपके पास आ गए विलॉर्ड, ये आ गए थे 1896 में, यहां पे मैंने 69 लिखा है, ये 96 है। ये आ गए थे 1899 में, और विलार्ड जो है वो आ गए थे 1909 में। उसने सिर्फ एक चीज का इजाफा किया था कि जो रेडिएशन यहां से स्ट्रेट पास होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो कौन सी रेडिएशन होती है, गैमा रेस। कौन सी होती है, गैमा रेस, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें मालूम हुआ कि इससे कितनी टाइप की रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा को, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। अल्फा जो है उसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अल्फा जो है उसका हाई आयोनाइजिंग पावर है, हाई आयोनाइजिंग पावर। मतलब यह है कि अगर अल्फा एक रूम है, उसमें आपके पास एक गैस है, आप उसके ऊपर से अल्फा पास कर लो, तो अल्फा जो है उसका आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, वो उस रूम में गैस के पार्टिकल्स को आयोनाइज करेगी, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई क्या करेगा, गेन करेगा। लो पेनेट्रेटिंग पावर, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो है पीपी वो कम है। अगर मैं यहाँ पे एक सादा कागज भी रख लूं, उसके ऊपर अल्फा जो है वो पास नहीं हो सकती है, वो यहाँ इसको ब्लॉक कर लेगा। क्या कर लेगा, ब्लॉक। अल्फा जो है उसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पर से पास कर लूं, ये डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी, डिफ्लेक्ट। और इसकी स्पीड जो है लो स्पीड है, ठीक है, और बाकी जो रेस है उसके मुकाबले में। और ये स्क्रीन जो है इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरेंसिस। हाँ, एक चीज है, अल्फा बाहर से इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इनहेल कर गए तो फिर ये खतरनाक है। किसी खुराक के ऊपर अगर अल्फा लगी हो और आप इसको क्या कर लें, इनहेल कर लें। अब इसके बाद आपके पास है बीटा। बीटा रेस की प्रॉपर्टीज है। बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। बीटा या न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में, तो बीटा पॉजिटिव निकलती है। अगर प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में, तो नेगेटिव निकलती है। नेगेटिव को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। न्यूट्रॉन अक्सर प्रोटॉनों में कन्वर्ट होता है, ये इतना मसला नहीं, लेकिन ये जो है ये बहुत कम होता है। इसकी हाई स्पीड है एज कंपेयर टू अल्फा, लो पेनेट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा, हाई पेनेट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा, कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इसको पास कर ले, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट। और स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेंसेस भी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आपके पास है गेमा रेज। गेमा जो है इसके ऊपर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, नॉट डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट नहीं होती है। स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है।
हाई पेनेट्रेटिंग पावर, बहुत ज़्यादा हाई पेनेट्रेटिंग पावर होती है, ये एल्यूमिनियम की शीट पर से भी पास हो सकती हैं। और फ्लोरेंसेस जो है ये भी स्क्रीन पर प्रोड्यूस करती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, और उसके बाद फिर जो रेट ऑफ डीके है उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, अब इसको देख लें। रेडिएशन जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है, रेडिएशंस जो है, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जब भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो तीन तरह के प्रोसेसेस होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन। अगर रेडिएशंस जो इसके ऊपर फॉल हो रही है उसकी एनर्जी लेस है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। ये निशान लेस वाला है या ग्रेटर वाला? ये मेरे ख्याल से लेस वाला है। अच्छा, अगर जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोटोन है, फोटोन वो एक मेटल के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर? मेटल के ऊपर। एक फोटोन एक मेटल के ऊपर पड़ रहा है और इस फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो फिर यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। अगर एक फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है और फिर वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर एक फोटोन की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है लेकिन एनर्जी कम है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और फिर वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है? कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट, और अगर एक फोटोन मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है और उसकी एनर्जी या ग्रेटर है या बराबर है आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो फिर आपके पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन, यहाँ पे आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट, यहाँ पे यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक, तो फिर यहाँ पे होता है पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। एक मेटल है ना, उसके ऊपर रेडिएशन इस तरीके से फॉल होती है। अगर इन रेडिएशंस की एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है लेकिन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट, और अगर इसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो फिर आपके पास क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन। अब आपके पास है डीके रेट। मेरे ख्याल से तो डीके रेट है या रेट ऑफ डीके। रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन डिवाइड बाय एन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एन नॉट के। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें
इसमें डेल्टा इन डिवाइड बाय इन जो है ये आपके पास रेट ऑफ डीके है, रेट ऑफ डीके। और ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल न्यूक्लियाइड, ओरिजिनल न्यूक्लियाइड बिफोर डीके, ओरिजिनल न्यूक्लियाइड बिफोर डीके। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं कि आपके पास एक सिटी है, फॉर एग्जांपल लाहौर, और यहां पे दूसरी सिटी है कराची। कराची की आबादी बहुत ज्यादा है, लाहौर की आबादी कराची के मुकाबले में कम है। अब यहां पे जो लोग हैं उसको मैंने नाम दिया है एन नॉट, यहां पे जो लोग हैं उसको मैंने नाम दिया है एन नॉट। अब रोजाना के हिसाब से डेथ कहां पे ज्यादा होगी, कराची में, क्योंकि कराची की आबादी क्या है, ज्यादा। जितना न्यूक्लियाइड ज्यादा होंगे उतनी उनकी रेट ऑफ डीके भी क्या होगी, ज्यादा। डेथ आप कंसिडर कर लें कि डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन जो है ये आपके पास डीके रेट है। क्या रेट है, डीके रेट का मकसद क्या है, डीके रेट का सिंपल मकसद है कि एक न्यूक्लियाई से कितनी डीके होती है। आप पर सेकंड के हिसाब से ले लें तो जितनी उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियाइड ज्यादा होंगी उतनी वहां पे डीके क्या होगी, ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। आप कंसिडर कर लें कि जो न्यूक्लियाई है वो लाहौर के लोग हैं, न्यूक्लियाइड हैं, और जो इनमें डेथ है ये आपके पास डीके है। क्या है, डीके। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी डीके क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक चीज आप अंडरस्टैंड कर ले, किसी ने आपको कहा कि कौन सबसे पहले मरेगा, मतलब डीके किसकी पहले होगी, तो दिस प्रोसेस है रैंडम। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है। किसी को भी पता नहीं है कि कौन पहले मरेगा, मतलब ये है कि किसी को भी पता नहीं है कि कौन सा एटम या न्यूक्लियाई जो है वो पहले डीके करेगा। ये एक रैंडम प्रोसेस है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये इन चीजों से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, डीके किस तरह, इस पे कोई डिपेंड जो है इसका नहीं है। ठीक है, जो कि हमें डिक्रीज सिखाता है। क्या मतलब बताता है डिक्रीज के बारे में, कितनी डिक्रीज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे है ना, जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लेंगे और इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो इससे आपके पास जो स्टेप आएगा वो आपके पास आएगा n इज इक्वल टू के एन नॉट ई की पावर लेमडा टी। n इज इक्वल टू के एन नॉट ई की पावर लेमडा टी। ठीक है, अब इसमें n जो है, n ये आपके पास रिमेनिंग न्यूक्लियाइड है, रिमेनिंग न्यूक्लियाइड। मैं आपको कहता हूं कि लाहौर जो है फॉर एग्जांपल उसमें 1 करोड़ बंदा रहता है। ठीक है, 1 करोड़ आपके पास एन नॉट है। अब 1 करोड़ में फॉर एग्जांपल 100 लोगों की एक दिन में डेथ हो गई है, तो ये आपके पास क्या है, एन है। ई जो है वह हमारे पास एक कांस्टेंट है जो हमें एक्सपोनेंशियल के बारे में बताता है कि मतलब डीके जो है, अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि कितने ये लोग सारे किस टाइम पे मरेंगे, किसी को पता नहीं है। डीके जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। कौन सा टाइम रिक्वायर्ड है, इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब अगर हम लेमडा जो है वो निकालें, लेमडा, तो हमारे पास लेमडा जो आ रहा है डेल्टा इन डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लेमडा डेल्टा टी, या सिंपल लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा n डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर आप इसमें देख लें, लेमडा जो है वो आपके पास डीके कांस्टेंट है। क्या है, डीके कांस्टेंट। लेमडा आपके पास है डीके कांस्टेंट। अब डीके कांस्टेंट का मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट का सिंपल मतलब है कि फ्रिक्शनल डीके पर सेकेंड,
फ्रिक्शनल डीके पर सेकेंड, फ्रिक्शनल डीके पर सेकेंड मतलब यह है कि एक सेकेंड के हिसाब से कितनी इसमें क्या आती है, डीके आती है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है आपके पास सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और इसके बाद आपके पास इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑफ टाइम और अमाउंट, ये टाइम और अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है और डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ एलिमेंट पे। लेम्डा हमें ये बताती है कि कोई एलिमेंट एक सेकंड के हिसाब से कितनी डीके करता है। कोई एलिमेंट है ना, वो सेकेंडों के हिसाब से कितनी डीके जो है वो आपके पास करता है, ठीक है। अब आपके पास 1 बेकरल अदर यूनिट से इसके 1 बेकरल जो है वो आपके पास बराबर है 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी आपके पास बराबर है 3.7 ज़रबे 10 की पावर 10 डीके पर सेकेंड, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। या बेकरल की भी बराबर है, ठीक है। इधर से मैं लिख लेता हूं, मोबाइल में मैंने सेव किया है। ये चूंकि यूनिट्स जो है ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे। 1 क्यूरी बराबर है 3.70 क्रॉस 10 की पावर 10 बेकरल। ये इस तरह भी लिख सकते हैं 3.70 क्रॉस 10 की पावर 10 बेकरल, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो है यहां पे नोट कर ले, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसको कहते हैं? व्हाट इज अ हाफ लाइफ? देखिए, ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, इसमें फॉर एग्जांपल 1000 न्यूक्लियाइड है। कितने न्यूक्लियाइड हैं? 1000। तो इन नॉट आपके पास कितने हैं? 1000। अब कितना टाइम? वो टाइम जिसमें ये 500 में आ जाए। किस में आ जाए? 500 में। उसको हम बोलते हैं T इंटू 1/2। T इंटू 1/2 आपके पास क्या है? दिस इज अ हाफ लाइफ। ये आपके पास क्या है? हाफ लाइफ। वो टाइम जिसमें एक रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो कितना डीके होता है? हाफ डीके होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। अब हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू के n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। इसमें n जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखें n इज इक्वल टू के नॉट 1 की पावर 2 की पावर n। अगर आपके पास टाइम है t इंटू 1/2, फर्स्ट हाफ लाइफ है तो इसमें ये 50% डीके होगा। अगर आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ है तो इसमें ये 75% डीके हो जाएगा। मतलब इसमें ये n नॉट डिवाइडेड बाय 2, इसमें ये n नॉट डिवाइडेड बाय 4, यहां पे परसेंटेज लिखा है, ठीक है। ये देखें, डीके पहले में ये हाफ हो जाएगा, दूसरे में फिर 25% पे आ जाएगा, फिर तीसरे में आपके पास ये किस पे आ जाएगा? 12.5, और फिर थर्ड हाफ लाइफ में 12.5 को मजीद आप जो है करो तो इससे आता है 6.25%। अब अगर आपको कोई पूछे कि ये कंप्लीट डीके कब करेगा, तो इसका आप ग्राफ अगर ड्रा कर लें तो ये डीके ग्राफ है एक्सपोनेंशियल डीके का। इसमें एक साइड पे आपके पास लेम्डा है और दूसरे साइड पे आपके पास क्या है? टाइम। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहां पे आप n नॉट ले लें, तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह होगा। ये एक्सपोनेंशियल डीके देगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि ये कभी भी आपके पास कंप्लीट खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो और अपने साथ नोट कर लें। एक दो फार्मूले हैं।
एक तो आपने ये फार्मूला नोट किया, दूसरा आप ये भी नोट कर लें, अगर आपने n को निकालना हो तो n इज इक्वल टू के डेल्टा t इंटू 1/2। अगर डेल्टा t निकालना है टोटल टाइम तो n ज़रबे t इंटू 1/2, n ज़रबे t इंटू 1/2 आप ये निकाल ले, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ क्या है? वो टाइम जिसमें 63% ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डीके होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीन लाइफ। मीन लाइफ आपके पास क्या है? वो टाइम जिसमें 63% आपका जो रेडियोएक्टिव सैंपल है वो क्या हो जाता है? डीके हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन लाइफ, ठीक है। और मीन लाइफ जो है वो हाफ लाइफ से 44% ज्यादा होता है। अब इधर देख लें, टी जो है ना, टी स्टार, ये आपके पास मीन लाइफ है, वो 1.44 होता है किसके? हाफ लाइफ के। टी स्टार आपके पास मीन लाइफ है और T2 आपके पास क्या है? हाफ लाइफ है। वो आपके पास क्या होता है? 1.44 या 44% क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस को आज हम स्टडी करेंगे। जिस तरह आप केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ते हैं, सेम ये रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है? न्यूक्लियस। या हम दो न्यूक्लियाई को आपस में मिलाते हैं, एक नई न्यूक्लियाई बनाते हैं, हेवी न्यूक्लियस, या हम एक हेवी न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल होता है उसको स्प्लिट करते हैं, किस में? दो डॉटर न्यूक्लियस में, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम क्या करते हैं? ये किस तरह की रिएक्शंस है? रिएक्शंस जिसमें क्या होता है? हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट्स, या इसमें हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट्स होती हैं, या टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, या दो लाइटर न्यूक्लियाई इसमें क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो है एनर्जी। हम इससे क्या हासिल करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है कि जिसमें या तो एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है इनटू टू डॉटर, या स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाती है और इनसे एक हेवी न्यूक्लियस बनता है। लेकिन दोनों केसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो बेसिकली हमारे कोर्स में दो तरह के डिस्कस हुई हैं। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। एक आपके पास है न्यूक्लियर फिशन, और एक आपके पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। एक न्यूक्लियर फिशन है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फिशन को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिशन, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें या तो न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू टू डॉटर, एक न्यूक्लियस, या दो स्मॉल न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, उनसे क्या बनता है? एक हेवी न्यूक्लियाई, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिशन जो है ये किस तरह का रिएक्शन है? देखिए इसमें आपके पास एक हेवी न्यूक्लियस होता है X, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। एक हेवी न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियाई ये कन्वर्ट होती हैं किस में? Y कौन सी न्यूक्लियाई है? डॉटर। प्लस क्या निकलती है? डॉटर न्यूक्लियस बन गई, प्लस क्या निकलती है? एनर्जी। क्यों? आपके पास क्या है? एनर्जी, ठीक है। एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होती है इनटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। यहां से रेडिएशंस भी निकलती हैं, हमें हीट एनर्जी बेसिकली यहां पे मिलती है। क्या मिलती है? हीट एनर्जी। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई,
with the release of huge amount of energy is called nuclear fission. कौन सा रिएक्शन है? रिएक्शन in which heavy unstable nuclei, reaction in which heavy unstable nuclei splits into two daughter nuclei with the release of a huge amount of energy. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट होता है into two daughter nucleus with the release of huge amount of energy is called nuclear fission. अब इसमें दो तरह के रिएक्शंस हैं. न्यूक्लियर फिशन में दो तरह के हैं. एक आपके पास है स्पॉन्टेनियस. कौन सा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस. एक रिएक्शन आपके पास है स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस जो कि खुद बहुत होता है. किस तरह? देखें, अगर आप यूरेनियम ले ले U23892, ये कन्वर्ट होता है किस में? थोरियम U23490 प्लस कौन निकलता है? He42 प्लस कौन निकलती है? एनर्जी. मतलब हेलियम पार्टिकल निकलता है यूरेनियम U238 से. तो ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस है. क्या है? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस जो कि खुद बहुत होता है. यूरेनियम से खुद बहुत कौन बनता है? थोरियम बनता है विद द रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है उसका नाम है इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस. ठीक है, कौन सा है? इंड्यूस या स्टिमुलेटेड न्यूक्लियर रिएक्शन या इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन. स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड. अब ये कौन सा रिएक्शन है? स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड. देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास है यूरेनियम U23592. मैं इसके ऊपर कौन बम्बार्ड करता हूं? न्यूट्रॉन. इसको मैं अनस्टेबल करता हूं U23692. अब ये स्प्लिट होता है दो पार्टिकल्स में, मतलब दो न्यूक्लियाई में. एक है बेरिलियम 14156, दूसरा है क्रिप्टॉन 9236. प्लस क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन. प्लस क्या निकलते हैं? क्यों? एनर्जी. यहाँ पे कुछ बुक्स में 2.5 पे मतलब 3 लिखा है, कुछ में 2 लिखा है. जब हम इसका एवरेज लेंगे तो वो आपके पास कौन सा होगा? 2.5. अब ये जो न्यूट्रॉन हम इस्तेमाल करते हैं इंड्यूस्ड, मतलब हम जो इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, जिन न्यूट्रॉनों की वजह से रिएक्शन आपके पास स्टार्ट होता है. ठीक है, जो आपके पास इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन है वो आपके पास दो तरह के हैं. इंड्यूस्ड न्यूट्रॉन आपके पास दो तरह के हैं. एक है आपके पास फास्ट न्यूट्रॉन, एक है आपके पास स्लो न्यूट्रॉन. एक है फास्ट न्यूट्रॉन, एक है स्लो न्यूट्रॉन. फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास कौन से हैं? जो कि आपके पास हाई एनर्जी है जिनकी. और स्लो न्यूट्रॉन, इनकी एनर्जी क्या है? लो एनर्जी. क्या है? लो एनर्जी. मेरी बात समझ में आ गई? जो न्यूट्रॉन हम इसके ऊपर, देखिए, हम मुख्तलिफ पार्टिकल बम्बार्ड कर सकते हैं. हम न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर सकते हैं, हम अल्फा बम्बार्ड कर सकते हैं, हम बीटा बम्बार्ड कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर सकते हैं, पॉजिट्रॉन बम्बार्ड कर सकते हैं. लेकिन हम न्यूट्रॉन इसी वजह से बम्बार्ड करते हैं क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे हाई है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो न्यूक्लियर जो रिपल्जन है ये वो फेस नहीं करता, इजीली ये रिएक्शन आपके पास हो जाता है. अब ये जो न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं, इनमें भी फिर दो तरह के हैं. एक आपके पास है प्रॉम्प्ट
और एक आपके पास है डिलेड। एक आपके पास प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन है और एक आपके पास डिलेड न्यूट्रॉन है। क्या है? डिलेड। प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास इंस्टेंटली रिलीज होता है, मतलब जैसी रिएक्शन होता है इंस्टेंटली रिलीज। और डिलेड जो है ये आपके पास थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद क्या होते हैं मतलब रिलीज होते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम आप यहां पे लिख लें। ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है पेरेंट वो स्प्लिट होती है इनटू डॉटर न्यूक्लियाई विद रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दो तरह की रिएक्शन जिसमें है, एक आपके पास है स्पॉन्टेनियस और एक आपके पास है स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस जो कि खुद ब खुद होता है, स्टिमुलेटेड जो खुद नहीं होता है हम उसको करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देख लें। अब आपके पास है फिशन चेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फिशन चेन रिएक्शन। देखिए, अगर आप फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं तो फिर ये कंट्रोल्ड है। क्या है? कंट्रोल्ड। अगर आप फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर में करवाते हैं तो ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है? कंट्रोल्ड है। क्या है? कंट्रोल्ड। ये एनर्जी पर्पस के लिए है। अब ये जो मसला अभी अमेरिका ने बनाया है, ये बेसिकली मसला जो है ये तेल का मसला है, लेकिन ये ईरान को कहते हैं कि आपके पास यूरेनियम है तकरीबन 4 kg तक जो 60% तक एनरिच्ड है। यूरेनियम इस तरह नहीं है कि आप जमीन से निकाल ले सीधे एटम बम बना ले, आप इसको पहले सेंट्रीफ्यूज मशीन में एनरिच करोगे। ठीक है, इनसे प्योर निकालोगे, फिर जिनसे U-235 से जो है आपका एटम बम बन सकता है। अभी इनके पास जो अवेलेबल है इनसे तकरीबन 8-7-10 एटम बम बन सकते हैं जो अभी ईरान के पास अभी मौजूद है। ठीक है, उनके 3 प्लांट्स है, एक फॉर्दो है, एक अस्फहान है और एक दूसरा प्लांट है। उसमें उन लोगों ने एक काम किया था, लेकिन इस पे फिर मसला बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब ईरान कह रहा है कि मैं इसको एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं न्यूक्लियर रिएक्टर में। पाकिस्तान के भी 3 है, एक चश्मा में है, एक केनप है, एक कराची है। तीनों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैं अभी बताता हूं कि एनर्जी किस तरह फिर प्रोड्यूस होती है। एक आपके पास है अनकंट्रोल्ड, उसको हम फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड जो है ये कौन सा है? ये चेन रिएक्शन है, फिशन चेन रिएक्शन। याद रखें, अगर आपके पास 1 kg यूरेनियम है, 1 kg यूरेनियम मौजूद है, तो ये तकरीबन 30 लाख टन जो है कोयल के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। अब फिशन चेन किस तरह है? देखिए, आपके पास एक न्यूट्रॉन था, आपने उसको बम्बार्ड किया U-235 92 पर, ये बन गया U-236 92। अब ये स्प्लिट हो गया 2 में। एक आपके पास है बेरिलियम 141 56, एक आपके पास है क्रिप्टॉन 9236। 3 इनसे क्या निकले? न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 3। ये 3 इनसे जो है क्या बने हैं? न्यूट्रॉन रिलीज हो गए हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब देखें, ये न्यूट्रॉन जो है, एक यूरेनियम न्यूक्लियाई थी, उसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन हिट किया, उससे ये वाला रिएक्शन बन गया। अब इनसे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। अब ये न्यूट्रॉन खुद यूरेनियम के साथ रिएक्ट करेगा। U-235 92
इनसे बनेगा U236 92, फिर ये U235 92, इनसे बनेगा U236 92, फिर ये U235 92, फिर इनसे बनेगा U236 92। देखें अब एक से 3 न्यूट्रॉन निकले थे, फिर 3 जो है जब ये न्यूक्लियाई यहाँ पे U236 बनेगी, ये फिर स्प्लिट होगी, दो जो है न्यूक्लियाई इनसे बनेगी, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन क्या करेगी रिलीज। 1 से 3 रिलीज हुए थे, 3 से क्या रिलीज होंगे 9। इस तरह ये रिएक्शन जो है ये अनस्टॉपेबल होगा, आगे इस तरह जाएगा, एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा और ये टेम्परेचर को इतना हाई करेगा। अब अगर आप हिस्ट्री चेक कर ले, जो दूसरी जंग अजीम है 1939 के बाद अमेरिका ने 2 सिटीज के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी। एक आपके पास हिरोशिमा है, एक आपके पास नागासाकी है जापान में। तो वहां के अगर आप चेक कर लेना तो जो उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं वो कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ आग दिखाई दे रहा था जब ये वहां पे गिर गया। ये टेम्परेचर को इतना हाई कर लेता है कि ये जो रूम्स जिसमें हम रह रहे हैं इनमें जो अंदर सरिया भी लगा होता है वो भी पिघल जाता है। ये सारी जो है टेम्परेचर की वजह से पिघल जाते हैं, इंसान तो वैसे जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसको हम एनर्जी पर्पस के लिए कर लें, याद रखिए इस रिएक्शन को करने के लिए आपने सबसे पहले क्रिटिकल अमाउंट को समझना होगा। क्रिटिकल अमाउंट, क्रिटिकल अमाउंट में क्रिटिकल मास है, क्रिटिकल डेंसिटी है। देखिए क्रिटिकल मास कौन सा मास है? वो मास है जो आपके पास रिक्वायर्ड है, जिस रिएक्शन क्या होता है मतलब जिस भी रिएक्शन पॉसिबल है, वो मास जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास। और डेंसिटी है, रेडियस है, एनर्जी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, क्रिटिकल अमाउंट वो अमाउंट है जो फिशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जिसके बाद फिशन रिएक्शन आप शुरू कर। मैं आपको बताता हूं, अभी फॉर एग्जांपल आप एक एटम बम बनाना चाहते हैं, तो अब आपके लिए एक खास अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड है, तो उसका कुछ खास मास होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मास। अब अगर आप इस रिएक्शन को कंट्रोल तरीके में करना चाहते हो तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करोगे। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास क्या है? ये आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। ये आपके पास क्या है? डिवाइस किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। किस तरीके से? कंट्रोल्ड तरीके से। किस तरीके से? कंट्रोल्ड। ये आपके पास एक डिवाइस है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। किस तरीके से? कंट्रोल तरीके से। किस तरीके से? कंट्रोल तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कंसिडर कर लें कि न्यूक्लियर रिएक्टर आपका रूम है। ठीक है, क्या है? रूम। और इस रूम में आपने क्या करना है? रिएक्शन करना है। किस तरीके से? कंट्रोल तरीके से। अब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए अब आप इसको लिख लें थोड़ा। फिशनेबल रॉड, न्यूक्लियर रिएक्टर में आपके लिए रिक्वायर्ड है फिशनेबल रॉड्स। ठीक है, फिशनेबल रॉड्स। मॉडरेटर है, मॉडरेटर का काम है टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन। इसके बाद आपके पास है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स। इसके बाद आपके पास है हीट एक्सचेंजर। इसके बाद आपके पास है शील्डिंग वाल्व।
ये जो वॉल्स है, शील्डिंग वॉल्स, ये लीड से बने होते हैं, पीबी। अब आप कंसिडर करें हमारा रूम जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो इसकी जो हमने दीवारें बनाई है ये किससे बनी होगी? लीड से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है? इसका काम यह है कि यहाँ पे अगर 3 न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए हैं तो 2 इसमें से ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। इसका काम क्या है? एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है? टू स्लो फास्ट न्यूट्रॉन। ये फास्ट न्यूट्रॉन को क्या करता है? स्लो करता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अभी इधर दिखा देता हूं। आप कंसिडर कर लें कि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेट्स कंसिडर कि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। लेट्स कंसिडर यहां पे आपके पास फ्यूल रॉड्स हैं। इनमें फ्यूल होता है यूरेनियम, जो U-235 है, ये इसमें मौजूद होता है। ये जब यहां पे रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है, यहां पे पूरा पानी होता है, ठीक है। ये जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। ये पानी किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। यहाँ पे क्या लगा होता है? स्टीम टरबाइन लगा होता है। ये स्टीम टरबाइन जो है इसको क्या करता है? घुमाता है। इसको ये कौन सी एनर्जी देता है? मैकेनिकल। फिर मैकेनिकल किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे कैडमियम रॉड लगे होते हैं, ये इधर लिखा है एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। कंट्रोल रॉड, इसका काम, ये कैडमियम से बने होते हैं, इसका काम है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। अगर 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गए तो 2 को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यह है कि रिएक्शन को एक कंट्रोल तरीके में करवाना चाहता है। अगर आप 3 को एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो 3 से फिर ये प्रोसेस किस में कन्वर्ट होगा? चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। किस में? चेन रिएक्शन में। जब ये चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, ये इतनी ज्यादा एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस करेगा कि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल्ट हो गया तो इससे रेडिएशन निकलेगी जो पूरी दुनिया के लिए क्या है? खतरा है, ठीक है। अब इसमें फिर 3 तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। एक आपके पास है फास्ट रिएक्टर, ठीक है। एक फास्ट रिएक्टर है जिसमें हम फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। एक आपके पास है थर्मल रिएक्टर जिसमें हम स्लो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। और 3rd नंबर पे आपके पास है ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर में जो रिएक्टर है ये खुद फैशनेबल फ्यूल प्रोड्यूस करता है। फैशनेबल फ्यूल ये खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फास्ट रिएक्टर में हम फास्ट न्यूट्रॉनों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है, फास्ट न्यूट्रॉन जो इंड्यूस न्यूट्रॉन है वो हम इसमें फास्ट न्यूट्रॉन जिसकी हाई एनर्जी होती है। स्लो में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? स्लो न्यूट्रॉन। और ब्रीडर रिएक्टर जो है इसमें फैशनेबल फ्यूल होते हैं। मतलब इसमें हम जो ब्रीडर रिएक्टर है ये खुद के लिए खुद फ्यूल बनाता है। इसमें हम इस तरह की मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कि कुछ टाइम बाद वो खुद फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। मैं अगर आपको एक मिसाल दे दूं कि फर्ज करें हम एक गीली लकड़ी ले लेते हैं, उसको हम बाहर रख लेते हैं तो वो तकरीबन 1 महीना या 20 दिन में खुश्क हो जाती है। वो खुद फिर उससे आप एनर्जी क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक चीज आप अपने साथ और लिखें कि जो रिएक्शन जिन रिएक्शन में आपके पास मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो आपके पास होते हैं एक्सोथर्मिक, और जिनमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक। अगर आपके पास मास कन्वर्ट हो रहा है किस में? एनर्जी में, तो ये आपके पास है एक्सोथर्मिक। अगर आपके पास एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किस में? मास में, तो ये आपके पास है एंडोथर्मिक। ये आपके पास कौन सा है? एंडोथर्मिक, ठीक है।